बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, चाय कॉफ़ी आपको मिल गई होगी। मेरी चाय भी आ रही है, रास्ते में है, मुझे भी पता लगा है। अच्छा जी, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको पता है हम कुछ ना कुछ ऐसी डिस्कशन या टॉपिक लेकर आते हैं जिसका दिन भी होता है ख़ास तौर पर, जिसको सेलिब्रेट किया जा रहा होता है समटाइम्स। लेकिन आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है, पाकिस्तान उन ममालिक में है जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। हर साल 25 नवंबर को जी ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद है उसका आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल का जो आलमी थीम है वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाली जो डिजिटल जराइम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होना है। पाकिस्तान का मंजरनामा जी इस जद्दोजहद को और ज़्यादा संभव, चैलेंजिंग और संगीन बना देता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पिछले बरस सिर्फ जनवरी से नवंबर तक 392 ख़वातीन गैरत के नाम पर कत्ल की गई हैं। इस साल भी बलूचिस्तान में जब दोहरे कत्ल की जो वीडियो है वो वायरल हुई, उसके बाद बहुत सारे ऐसे दर्जनों जो केसेस हैं वो सामने आए जो ये जाहिर करते हैं कि ना सिर्फ ख़वातीन की जो ज़िंदगियां हैं वो गैर महफूज हैं, बल्कि उन पर तशद्दुद को रिकॉर्ड करना और शेयर करना ये भी एक बहुत आम प्रैक्टिस बन चुकी है, जो कि डिजिटल तशद्दुद की एक मकरू शक्ल आप इसे कह सकते हैं। आज जब दुनिया डिजिटल तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने की बात कर रही है, पाकिस्तान की ख़वातीन अब भी बुनियादी सलामती हो, इंसाफ हो, इज़्ज़त के हक़ के लिए समहाउ लड़ रही हैं, चाहे वो घर में हो, माशरे में हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों। आज हमने इसी हवाले से बात करनी है और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है सईदा मेमूना ज़ेब, जो कि जेंडर इक्वालिटी एक्सपर्ट भी हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मेमूना साहिबा आपके वक्त का। ज़ाहिर है आज के दिन के हवाले से मैं चाहूँगी आप अपनी कॉन्वर्सेशन का भी आगाज़ कीजिएगा। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये जो केसेस जिनके रिपोर्ट होने की हम बात करें, वो केसेस हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे बहुत सारे होंगे जो शायद रिपोर्ट भी नहीं हुए होंगे। जी अर्मिला, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थोड़ा सा मैं अपना तारुफ करवा दूं। सैयदा मेमूना ज़ेब मेरा नाम है और मैं डेवलपमेंट सेक्टर से और जो जेंडर इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर उनसे कोई पिछले 25 साल से मुंसलिक हूँ और ये जद्दोजहद जारी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। आज जो है वो आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसको हम अंग्रेजी में जो है वो इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहते हैं। और इस साल की जो हमारी थीम है वो डिजिटल जो टेक बेस्ड या टेक इंड्यूस्ड जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस हवाले से है। आपने बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते और जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं वो उनकी कुछ तो आपने तादाद बताई, बट कुछ स्टेटिस्टिक्स मेरे पास मौजूद हैं। जैसे आप अगर देखें तो 2024 के अंदर 32,617 केसेस जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से जो बड़ी तादाद है दैट वाज इन पंजाब, और उसके अलावा जो है केपी के अंदर बहुत बड़ा नंबर है जो कि जीबीवी केसेस का रिपोर्ट हुआ है। असल में मसला ये है कि अब चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं स्लोली ग्रेजुअली, बट उसके साथ साथ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कम्युनिटीज़ को। इस वक्त जो हम बहुत बड़ा चैलेंज एक फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम पॉलिसीज़ पे तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उसके अलावा हमारी स्ट्रेटजीज़ भी बन रही हैं। अगर आप देखें इसी जो टेक फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसके हवाले से पाकिस्तान ने एक बिल भी पास किया जो कि पीका के नाम से है, प्रिवेंशन ऑन दी इलेक्ट्रिक क्राइम्स। I don't exactly remember what A stands for, but it's basically Prevention of Electronic Crimes Act. ये भी पाकिस्तान के अंदर पास हुआ 2016 के अंदर। लेकिन उसके बावजूद अगर हम जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस की बात करें तो वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अब उसमें डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मुहर्रिकात हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं, बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि जीबीवी केसेस को रिपोर्ट करना इज़ वेरी मच नॉर्मल। इसका
आई मीन कम्युनिटीज़ के अंदर ख़वातीन को ये इंफॉर्मेशन देने की बड़ी ज़रूरत है, और मर्द हजरात को ख़ास तौर पे, कि जो है वो वायलेंस ना करें, और अगर करेंगे तो ये उनको जो है वो उसके नुकसानात भरने पड़ेंगे। तो ये चीज़ जो है, इसके लिए एक पूरी अवामी तहरीक की ज़रूरत है, और हम सब गाहे बगाहे उस पर काम कर रहे हैं, और होपफुली कि इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा आएगा कि हम भी जो है वो कहेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर वायलेंस नहीं होता। इंशाल्लाह वी होप सो। अच्छा मेमूना साहिबा, मैं आपसे ज़रूर, ये जो भी आपने बात की है उसी में से मेरा सवाल है कि आपने ख़ुद अभी जिक्र किया कि अवेयरनेस तो देनी ही देनी है, लेकिन स्टिल आजकल के दौर में भी मैंने बहुत सारी पढ़ी लिखी, मैं किसी ऐसे तबके की बात नहीं कर रही हूँ जिनको ये अवेयरनेस नहीं है या जिनकी एक्सेस नहीं है या उनको पता नहीं है कि अगर उन पे वायलेंस हो रहा है उन्होंने कहाँ जाना है। मैं ऐसे तबके की बात कर रही हूँ और ऐसी ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो कि इंडिपेंडेंट हैं, पढ़ी लिखी हैं, अवेयरनेस भी रखती हैं, बट स्टिल सम हाउ दे आर वेरी रिलक्टेंट कि वो इस तरह के केसेस को रिपोर्ट करें। ये अवेयरनेस का जो दायरा कार है, आप समझती हैं कि हमने अपने लोअर तबके से लेकर इस तबके तक भी लेकर आना है जो कि आज भी जो डोमेस्टिक वायलेंस है या किसी भी तरह का वायलेंस है उसका शिकार हो रही हैं और रिपोर्ट नहीं कर रही? नहीं, ऑफ कोर्स, देखिए, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एक ख़ास तबके की बात कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो कि हर जगह पर जानी चाहिए, और हर एक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब देखिए, मैं जब कल रिसर्च कर रही थी इस प्रोग्राम के लिए, आई फाउंड आउट कि देर आर सो मैनी एक्चुअली चैनल्स जहाँ जहाँ पर आप जेंडर बेस्ड वायलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब उसमें कुछ मैंने आइडेंटिफाई किए जो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर। चाहती हूँ। जिस तरह की नेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो 1099 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन है। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह का वायलेंस जो है, तशद्दुद, भले वो जिनसी है, भले वो किसी भी हवाले से है ना, साइकोलॉजिकल है या कुछ भी है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं एट नेशनल लेवल। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जो हेल्पलाइन है 1099, उस पर। इसी तरह इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस है 1122, आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। 1094 जो है, दैट इज सिंध वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन। उसके साथ साथ सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की हेल्पलाइन है 1121। केपी के अंदर जो है बोलो हेल्पलाइन के नाम से जो है वो हेल्पलाइन है, जिसमें कि जीबीवी, डोमेस्टिक अब्यूज़ और लीगल गाइडेंस और साइको सोशल सपोर्ट के लिए आप जो है वो वहाँ पर कॉल कर सकते हैं। दैट इज़ 0800 222227। अच्छा, इसी तरह से केपी पुलिस की हेल्पलाइन है जो कि हरासमेंट, वायलेंस और इंटिमिडेशन के ऊपर काम कर रही है, 1700। 108 बलूचिस्तान की पुलिस हेल्पलाइन है। तो बेसिकली सिस्टम्स जो हैं वो प्रोविंशियल मौजूद है। लेवल पर भी मौजूद हैं और नेशनल लेवल पर भी मौजूद है। आगाही उनसे होना एक चीज। दूसरी बात जो आपने की, मैं उस तरफ आना चाहूंगी। बेसिकली हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, जहां पर अब भले आप पढ़े लिखे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, आप बेटी हैं, आप माँ हैं, आप बहन हैं, आप बीवी हैं, तो जो गैरत का जितना भी सहरा है वो आपके सर पर है। तो अगर आप किसी भी किस्म की आवाज उठाएंगी तो उसमें फैमिली को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जी हमारी ऑनर के ऊपर इस पे बात आएगी। इसी तरह से और वो बच्चियां जो हैं, जो अभी आप बात कर रही थी कि पढ़ी लिखी भी हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हैं, बट वो ये कदम नहीं उठा सकती बिकॉज उनकी वो सपोर्ट नहीं है, उनके लिए वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट विद इन फैमिली नहीं है। मैं यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत ड्रामा जो कि आजकल चल रहा है, केस नंबर 9, मैं उसकी बात या करना चाहूंगी। दिस इज बेसिकली अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा जो कि पिक्चराइज किया गया है कि जब आपके साथ इस तरह का कोई भी वायलेंस होता है, रेप है, कुछ भी है, तो आपको किस किस तरह से आगे कदम बढ़ाना है। उसमें आपको लॉज के बारे में, उसमें आपको जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में बताया जाता है। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने एज्यूम की हुई हैं कि अगर पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस ने तो सुनना ही नहीं, विच इज़
reality in the Yeah, I majority so of the agree with that. cases. Yeah. बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने इस चीज को भी देखना है कि हम इस तरह से सिस्टम को नहीं चेंज कर पाएंगे कभी भी। तो अगर हमने सिस्टम को चेंज करना है तो हमें आवाज उठानी होगी, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां हैं उनके साथ अगर किसी किस्म का वायलेंस होता है तो दे शुड स्टेप अप, बिकॉज उनकी वजह से जो बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो कि आवाज नहीं उठा पा रही हैं, उनको एक मौका मिलेगा कि वो अपनी आवाज को इस जुल्म के खिलाफ जो है वो उठा सकें। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ काम करने की जरूरत बिल्कुल है। सही। और जब हम अर्मिला जी, जब हम बात करते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की या जेंडर इक्वालिटी की ना, तो इट्स अ बिहेवियरल चेंज प्रोसेस। या ये बड़ा टाइम लेता है कम्युनिटीज के अंदर, लोगों के अंदर, इवन बड़े पढ़े लिखे लोगों अच्छा, के अंदर भी ये बिहेवियरल चेंज आने में। माजरत के साथ मैं आपको इंटरप्ट करी क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये कॉन्वर्सेशन जो आप कर रही हैं इसी में इस पॉइंट को हम लेके चलें और फिर आगे मैं डिजिटल वाली साइड पे भी आती हूँ। मुनीसा साहब, आपने कहा कि ये सोसाइटी के अंदर ये विद टाइम चीज़ अवेयरनेस आएगी और कहते हैं ना डाइजेस्ट करने में इट विल टेक टाइम। बट अनफॉर्चुनेटली मैं अब चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, केसेस सुनते हैं, देखते हैं, मेमूना साहिबा, अभी भी मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी हमारे अंदर जो अवेयरनेस आने का प्रोसेस है इट्स वेरी स्लो। उसमें बहुत सारे हमारे दीगर फैक्टर्स या दीगर स्टेक्स भी इन्वॉल्व हैं कि हम चाहते हैं कि अवेयरनेस आए, पर दूसरी तरफ हम वो फेवरेबल इन्वायरमेंट भी नहीं दे रहे। कि अगर कोई बोलना चाहता है तो हम कहते तो हैं कि जी हाँ बोलें, खुलकर सामने आए, लेकिन हम ये नहीं उस चीज़ को उनके लिए कन्वीनियंट करें कि अगर वो बोलेंगे तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। हमने उसको भी एड्रेस करना है, ये वो चीज़ें हैं जो आई बिलीव के कंबाइन एफर्ट से होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं भी खातून हूँ, आप भी मुझसे अग्री करेंगी कि हम लोगों के लिए, इवन मैं अगर कोई ऐसी चीज़ या कोई मेरी कॉलीग करना चाहे वो नहीं कर पाती है। मैंने जैस्मीन मंजूर का केस खुद अब सारा परसू किया था, हमारी बड़ी सीनियर कॉलीग हैं, बट आई बिलीव कि जिस तरह से वो वल्नरेबल थी उस सारी स्टेट के अंदर कि उनके साथ इदारे कॉपरेट नहीं करे, कोई उनको फैसिलिटेट नहीं करा, आई एम श्योर कि वो एक इन्फ्लुएंशियल औरत थी। तो ये एक आम औरत के लिए कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, कुछ जो हैं वो हमारे मुल्क के हकाइक हैं और हमें उन्हें जो है वो पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि ये इसी सूरत में हमें मिले हैं, कई जनरेशन से मिलते चले आ रहे हैं। तो हमने इसको, इसके अंदर चेंज कैसे लेकर आना है। आप देखिए, एक मुल्क जहाँ पर पावर्टी जो है वो उसकी इतनी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपकी इस वक्त इस साल की जो आपकी जेंडर गैप रिपोर्ट है, उसमें पाकिस्तान स्टैंड्स 148 कंट्री आउट ऑफ 148 कंट्रीज, ठीक है। आप 2024 में 142वां मुल्क थे, सॉरी 146वां मुल्क थे। 2023 में आप 142वें नंबर पर थे और आप उससे नीचे तसल्जुल की तरफ चले ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर काम नहीं हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज बीइंग डन। उसमें आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स देखें, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन काम कर रही है। डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज जो कि अपने लेवल के ऊपर बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो रही है, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क्स बन रहे हैं। उसके साथ साथ यूएन एजेंसीज अपना बड़ा तकलीदी रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें यूएन विमेन है, यूनिसेफ है, जीबीवी के ऊपर पर्टिकुलरली काम कर रहा है यूएनएफपीए, जो कि पॉलिसी लेवल पर जितनी भी सपोर्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा जो मसला है हमारे पास वो इस वक्त ये है कि हमारे पास पॉलिसीज़ का एक आई वुड से जंब गफीर है। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़, बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन, तो एक तो हमारी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बड़ा रुकावट आ जाती है। फिर उसके अलावा जो हमारी सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स हैं वो इतनी रिजिड और इतनी रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो हार्मफुल नॉर्म्स, कि हमें
उस काम को करने के लिए एक बड़े ही सीमलेस तरीके से कम्युनिटीज़ के अंदर जो है वो इंटरवीन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर आपकी इस वक्त ख़वातीन की जो तादाद है दैट इज़ 49.5%, उसमें से आपकी 22% जो हैं वो बच्चियां हैं, ठीक है। और वो जो बच्चियां हैं वो उनमें से भी जो 54% हैं वो एनीमिक हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, ठीक है। आपकी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनकी इस वक्त भी तादाद 26 मिलियन से ज्यादा है अरमला। तो आप ये सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मेरा बलूचिस्तान जाना हुआ एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज मैंने जब वहां पर सिचुएशन देखी, 73% ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू स्कूल्स, दे आर आउट ऑफ स्कूल। तो ये वो स्टेटिस्टिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें बड़ी सीरियस, बड़ी डेडिकेटेड एफर्ट करनी पड़ेगी। जेंडर बेस्ड वायलेंस तो बहुत एक लेटर स्टेज है ना, उससे पहले जब एक बच्ची को उसके राइट टू एजुकेशन से डिनाई किया जा रहा है, जब एक बच्ची को राइट टू हेल्थ से डिनाई किया जा रहा है, जब एक बच्ची की, पाकिस्तान इस वक्त 6ठे नंबर पर है दुनिया में अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के हवाले से। तो देखिए ना, आपकी ये एक चेन है, एक ऐसा विशियस साइकिल है जो चलता चला आ रहा है। तो बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट ब्रेक दैट साइकिल, जिसमें कि बच्चियों को एक्सेस हो एजुकेशन तक, बच्चों के साथ साथ। ऐसी बात नहीं है, अगर हमारे 26 मिलियन जो बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, उनमें से 13 मिलियन तादाद बच्चों की है, बॉयज की है। इन सबको पहले आप तालीम तो दें जो उनका बुनियादी हक है, फिर उसके बाद उनको सेहत के मौके तो दें ना, फिर उसके बाद जो है वो आप जब वो एक प्रोडक्टिव, तालीम याफ्ता, प्रोडक्टिव शहरी बनेंगे तो उनकी अपनी भी कोई चीज़ें जो हैं एक्सपोजर के साथ, तालीम के साथ उनके अपने अंदर बेहतरी आएगी, उनकी अपनी ज़िंदगियों में भी और माशरे के लिए भी। तो मेरे ख्याल से तो सबसे पहली ज़रूरत यह है कि हम एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और जितनी भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड बच्चियों के इश्यूज हैं उनके ऊपर भी काम करें। बिल्कुल ठीक है। मैमूना साहिबा, आखिरी सवाल मेरा, डिजिटल ये जो ऑनलाइन एक वर्ल्ड है, ये एक हमने, आई एम ग्लैड कि हम इस तरफ हैं, लेकिन समहाउ इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एट द सेम टाइम कि जिस तरीके से वहाँ पे भी हमारी बच्चियाँ, हमारी ख़वातीन एक्सप्लॉइट होती हैं, और अभी भी इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी जहाँ हम डिजिटल फोरम्स के बड़े अच्छे यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है उन ख़वातीन, उन बच्चियों की जो कि एक्सप्लॉइट हो रही हैं, हरास हो रही हैं, और ये भी समहाउ वायलेंस के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि घरों की, फैमिलीज़ की रेपुटेशन, बच्चियों की रेपुटेशन, और हम एक मिनट नहीं सोचते हैं। सो आई बिलीव कि इस साइड के ऊपर भी हमें अवेयरनेस के साथ साथ चेक एंड बैलेंस समहाउ, रिस्ट्रिक्शन तो नहीं मैं टर्म इस्तेमाल करूँगी, बट चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, सो दैट ये वाला जो स्पेसिफिक डोमेन है ये कहीं नज़रअंदाज ना हो जाए, जहाँ पे हम इन पर्सन या दूसरी कैंपेन्स का जिक्र कर रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से। आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है अमला, और मैं आपसे ना सिर्फ 100% एग्री करूंगी, बल्कि अगेन हम ये जो अवेयरनेस की बार बार बात कर रही हूँ, मैं वो इसलिए कर रही हूँ कि देखिए दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और दुनिया भर में ऐसे केसेस भी होते हैं, बट डेफिनेटली हर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स ऐसे रखे हुए हैं कि जिससे इन केसेस की तादाद बहुत कम होती है। असल में जो मसला है ना हमारे मुल्क में, आप ये देखिए कि जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, फॉर एग्जांपल हम ये जो सिम्स हैं, सेलुलर फ़ोन्स, जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो हमारी जो सबसे पहली जो मीडिया कैंपेन्स चली उस दौर में वो थी लंबी रात लंबी बात, ठीक है। और उसने हमारी जनरेशन के अंदर मतलब एक मिस यूज ऑफ समथिंग विच वाज वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल, तो हमने उसको जो है वो एक नेगेटिव तरफ ले गए। इसी तरह जब हमारे पास इंटरनेट आया तो आप ये देखिए कि
पाकिस्तान वॉज एंड आई थिंक स्टिल इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो पॉर्न मूवीज़ और ये सारा कुछ देखा जाता है. आई एम सॉरी टू से Yeah, I these agree. things, but these are the global factors. ठीक है, these are the global statistics जो हमें ये चीज़ें बताते हैं. तो बेसिकली हमें इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो उसके प्रोज एंड कॉन्स का हमें पता हो, हमें ये पता हो कि उसको इस्तेमाल करना किस तरह से है. आप ये देखें, मैं बहुत ही दुख के साथ ये बात कह रही हूँ कि मदर्स हैं या फादर्स हैं, हर बंदा जो है वो अपने सेल फोन के साथ लगा हुआ है. ठीक है, उनको दे आर नॉट मॉनिटरिंग द व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग. इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, ख़ास तौर पे व्हेन दे एंटर्ड इनटू अ सर्टेन एज जिसको एडोलेसेंट एज कहते हैं. अगर पेरेंट्स की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी उस वक्त के दौरान तो फिर जाहिर सी बात है, आप ये देखिए कि इतनी दुनिया वसी हो चुकी है कि बच्चे जो हैं वो गेम्स के ऊपर भी दे आर चैटिंग विद ईच अदर. उसके अलावा देयर आर सेवरल अदर वेज वेयर दे कैन कम्युनिकेट टू ईच अदर. ठीक है, और फिर वो हरासमेंट का भी शिकार होते हैं, वायलेंस का भी शिकार होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, और सिर्फ बच्चियां नहीं होती हैं, बच्चे भी होते हैं इसके अंदर. सो इससे एक तो आपने हाउस होल्ड लेवल पे देखना है कि पेरेंट्स को अवेयर करें, पेरेंट्स को बताएं कि दे नीड टू मॉनिटर देयर एक्टिविटीज ऑफ देयर चिल्ड्रन. बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करें, वो कर क्या रहे हैं डिजिटल स्पेस के अंदर. फिर उसके बाद आपकी जो है वो स्कूल लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपके टीचर्स जो हैं वो आपको किस तरह से गाइड करते हैं कि आपने डिजिटल स्पेस को किस तरह से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है. इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, इट्स अ ह्यूज इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज करना चाहें. फिर उसके बाद तीसरी जो स्टेज आती है वो फिर आती है आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपके जितने भी दूसरे रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स और एक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं थ्रू स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स. सो अगेन मैं जो आपसे पहले पॉइंट पर मैंने बात की थी, इट रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू एक्चुअली एड्रेस, बी इट अ tech facilitated gender based violence or be it gender based violence in our routine बिल्कुल सही. daily life. तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है. थैंक यू वेरी मच मेमूना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. सईदा मेमूना ज़ेब हमारे साथ मौजूद थी जी. और आज ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद का आलमी दिन है. जिन केसेस की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन्स हों या दीगर चीज़ें हों, हमें उसको बहुत फोकस्ड और बहुत डेडिकेशन के साथ परस्यू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे. और ये दिन सेलिब्रेट करना ज़रूरी भी है और इस पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. डिजिटल दौर में जहां हम कंटेंट क्रिएटर्स अब सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, बल्कि समहाउ सोसाइटी का एक जो बयानिया है, सकाफती शनाख्त है और कौमी इमेज की भी तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं. एक ऐसी जगह जहां नेगेटिव इन्फॉर्मेशन हो, गलत तासुर तेज़ी से फैलता है, वहीं पर पॉजिटिविटी, रिसर्च पर मबनी कंटेंट पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. पाकिस्तान के अंदर भी जहां हम सकाफ़त की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, जो लाइफस्टाइल है उस पर बनाया गया जो मयारी डिजिटल कंटेंट है, ना सिर्फ मुल्क की शनाख्त को मजबूत कर रहा है, बल्कि समहाउ माइनॉरिटीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है और उनके असल रंग भी सामने लेकर आता है. आज हमारे साथ मौजूद हैं जी धीरज मंधान, एक पाकिस्तानी हिंदू कंटेंट क्रिएटर है जिन्होंने फूड ब्लॉगिंग के तौर पे आगाज़ किया था और फिर दिवाली हो, होली हो, नवरात्रि हो, इन जैसे त्योहारों की सादा मगर बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हुई, तो लोगों ने उन्हें बतौर एक कल्चरल कंटेंट क्रिएटर पहचानना शुरू किया और यूँ उनके सफ़र ने एक नई सिमत भी इख्तियार की. और आज हम धीरज बात कर रहे हैं धीरज से अपने मुनफरद असलूब के साथ साथ पाकिस्तानी हिंदू सकाफ़त को भी उजागर कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसको एक नए अंदाज से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं. इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ था, कौन से चैलेंजेस आए और क्या क्या प्लान्स हैं इनके, इस वक्त धीरज हमारे साथ मौजूद हैं. बहुत शुक्रिया धीरज आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. आई होप यू आर डूइंग वेल.
आई एम गुड। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका कंटेंट मेरी नज़रों से गुजरा है एंड आई बिलीव कि एक बड़ा पॉजिटिव, एक बड़ा शानदार इमेज है। मैं चाहूँगी ज़रा आप ये जर्नी आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। अच्छा, तो मेरी जर्नी जो है वैसे इंटरेस्टिंग रही है। मैंने स्टार्ट किया था बाय लाइक मैं पहले फ़ोटोज़ वगैरह खींचता था, फिर वीडियोज़ बनाने लगा। तो मेरा पहले उसी में रुझान होता था क्योंकि मुझे फ़ोटोज़ खींचने में बड़ा मज़ा आता था, उसको एडिट करने में। एंड फिर मैं जो है एक कंपनी के साथ जॉइन हुआ, जहाँ पर मैं ब्रांड्स के लिए वीडियो बनाने लगा, एडिट करने लगा। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा कुछ ब्लॉगिंग के बारे में पता चला कि कुछ ब्लॉगिंग भी नाम की कोई चीज़ होती है, जिसमें आप अपना वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पे रखते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, ब्रांड्स की प्रमोशन करते हैं। एंड फिर लोगों से पूछ-पूछ के मैंने फिर ब्लॉगिंग शुरू की थी। तो फूड की जो मेरे पास पिक्चर्स होती थी, मैं अपलोड कर देता था, मुझे कुछ पता नहीं होता था। एंड फिर मैंने फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट की। मैंने फूड फूड ब्लॉगिंग किया तकरीबन 1.5 साल मैंने फूड ब्लॉगिंग किया। बट एक होता है ना कि आपके दिल से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आती कि यार मैं इसमें खुश हूँ या नहीं। तो और भी मैं एक्सपेरिमेंट करने लगा अपने कंटेंट के साथ, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट बनाने लगा। मीम्स भी थी, फनी भी था। एंड फिर अपना मैं वीडियोस अपनी जो कल्चरल एक्टिविटीज़ की थी वो रखता ही था, क्योंकि वीडियोस बनाने का वैसे ही शौक था। एंड होली हो, दिवाली हो, लेकिन कुछ इंटेंशनली नहीं था कि मुझे किस तरफ जाना है, ठीक है। हम्म। एंड अचानक एक दिन मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 दिन बाद जो है मैं फ़ोन खोलता हूँ तो मेरे फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। एंड आई वाज लाइक क्या ये क्या हो रहा है। लोगों का जो है वो रुझान जाने लगा मेरी उस वीडियोस के ऊपर, चाहे वो होली की थी, दिवाली की थी। एंड थोड़ा सा मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अचानक सब होता है ना, तो एक होता है कि यार ये पहले तो नहीं हो रहा था। तो फिर लोगों ने जानना शुरू किया। लोगों ने कहा और बनाओ वीडियोस, हमें और जानना है। तो मैंने फिर पुरानी कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास पड़ी हुई थी कल्चरल की, तो फिर वो मैंने अपलोड कर दी। एंड लोगों ने कहा अच्छा ये भी होता है पाकिस्तान में। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल है। इट्स लाइक क्योंकि हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है क्योंकि हम देखते रहते हैं ये सारी या चीजें। या बट जो दूसरे लोग हैं उनके लिए बहुत एक अमेजिंग चीज है कि यार ये चीज होती है, हमें पता ही नहीं है। हम्म। तो अच्छा ये बात है। तो उनको फिर और चीजें दिखानी पड़ेंगी जो उनको नहीं पता। तो फिर उन्होंने जानना शुरू किया। अच्छा, फिर जो है लोग मुझे इसी तरह के कंटेंट के लिए जानने लगे। बट हम्म। मैंने कहा कि मैं ये कंटेंट मेरा पार्ट है। इट्स लाइक कि मैं फूड का भी कंटेंट है, लाइफस्टाइल भी है, फैशन भी है। बट लोगों ने इस चीज़ को ज़्यादा पसंद किया, तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसमें ही थोड़ा सा जो है आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं, ताकि लोगों को और देखने को मौका मिले। लेकिन फिर जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आई जो मेरे सामने थी। तो मैंने कहा कि चलें उनको भी थोड़ा सा जो है ना फेस करेंगे। तो बस यही थोड़ी सी जर्नी है मेरी। थोड़ी सी नहीं, बड़ी ज़बरदस्त जर्नी है। धीरज, आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि मेरे लिए भी ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, बिकॉज़ वी बिलीव कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी माइनॉरिटीज़ रहती हैं। बट आई एम रियली ग्लैड कि ये पॉजिटिविटी जो कि हम शायद बहुत सारे लोग फेमिलियर नहीं हैं, आप दुनिया को एक सॉफ्टवेयर इमेज के तौर पे दिखा रहे हैं। जो फेस्टिवल्स, जो फेस्टिविटीज़ होती है, एंड आई बिलीव कि बहुत सारे आपके दीगर कम्युनिटी के लोग भी होते होंगे जो इस फेस्टिवल्स का हिस्सा होते हैं। बट ये वाली जो साइड है, आपको क्यों, आपने जब ये कवर करनी शुरू हुई, आपको क्या लगा कि क्यों ज़्यादा लोग इससे फेमिलियर नहीं है? एक्सेप्टेंस है आई बिलीव, लेकिन स्टिल जो एक चीज़ होती है ना कि बहुत सारे लोग जाने देखें, क्यों नहीं है ये? एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको क्या फील हुआ? मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि एज एन मीडिया पे ना हमारी इमेज सही नहीं दिखाई जाती। इट्स लाइक कि सॉफ्टवेयर इमेजेस ये वाले पार्ट दिखाए नहीं जाते, ठीक है। तो जब ऐसी चीजें जब लोगों के सामने आती हैं तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं देखकर, क्योंकि ऑलरेडी उनके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बनी होती है। तो पॉजिटिव इमेज जब सामने आती है तो उस चीज को यकीन नहीं कर पाते। तो जब यकीन नहीं कर पाते, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा कुछ एक्चुअली में है या फिर ये ऐसे ही दिखाया जा रहा है। तो हम मेरा काम ये था कि मैं उनको बताऊं कि देखें ये चीजें होती हैं और सालों से हो रही हैं, ऐसा नहीं अभी हो रही हैं, या ठीक है। बट इट्स लाइक कि आपको वो पता नहीं है, इसलिए वो इसलिए आपके लिए न्यू है, वो शॉकिंग है। बट हमारे लिए तो बहुत नॉर्मल है। हम तो हर साल करते हैं, हर साल जो दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा वो शॉकिंग पार्ट था ना, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा एक मजेदार था कि यार चलो उनको और थोड़ा दिखाया जाए, थोड़ा उनको और टीज किया जाए।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा धीरज, मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आपने अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई किया, जो एक सेटिस्फैक्शन है समहाउ वो एक कंटेंट क्रिएटर को मिलना बड़ा ज़रूरी होता है, बिकॉज फिर आप जब मुख्तलिफ़ चीज़ें कर रहे होते हैं, कोई एक चीज़ होती है जो लोगों को क्लिक कर जाती है, और जिस तरह आपने कहा कि आपका इस तरह का कंटेंट लोगों को क्लिक कर गया। जब आप इस तरह का कंटेंट बना भी रहे होते हैं, आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा मार्केट सैचुरेट हो गई है कंटेंट क्रिएटर्स की भी समहाउ। अपने आप को स्टैंड आउट करना, अपने कंटेंट को डिफरेंट दिखाना, ये भी एक चैलेंज है। बट जो कंटेंट आप बना रहे हैं, क्या आपको कभी उस तरह में कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े किसी भी तरह के? जब मैंने स्टार्ट किया था कंटेंट इस तरह का बनाना, तो मुझे याद है कि मार्केट में इट्स लाइक के लाइक जो ब्लॉगिंग वाली इंडस्ट्री है, इंस्टाग्राम वाली मार्केट है, उसमें इतने नहीं थे लोग कंटेंट क्रिएटर्स मेरे जैसे। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, विद इन 3 to 4 मंथ्स मैंने वो एक थोड़ा सा चेंज देखना स्टार्ट किया कि लोग और लाइमलाइट में आ रहे हैं, उस तरह और कंटेंट बनाने लगे हैं। एंड बाकी चैलेंजेस ये था कि बहुत सारे लोग जब एक साथ आ जाते हैं, तो फिर आपकी आपकी वो जो एक सिचुएशन होती है जिसमें आप अपना कंटेंट जो ज़्यादा दिखा पाते हैं, तो वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एक ये बात। दूसरा ये है कि कई बार आप जो है ना चाहते हैं, एंड लोग जो है ना आप पे यकीन नहीं करते कि आप इस तरह का बनाते हैं। लोग आपसे सवाल करते हैं, ये क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, वो क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है कि मैं क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। समझाना पड़ता है कि क्यों करें। अच्छा, अब आपने क्या सोचा आगे, आपने मज़ीद अपने इस कंटेंट क्रिएशन के जर्नी को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, और तरह का कोई कंटेंट जो आप समझते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग देखें, और अब ये उतना ज़्यादा उस तरह का कंटेंट नहीं बन रहा? वैसे तो कंटेंट तो अभी देखा जाए तो हर तरह का ही बन रहा है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है कंटेंट क्रिएटर्स की, एंड पाकिस्तान में लाखों कंटेंट क्रिएटर्स हैं। एंड रोज एक नया कंटेंट क्रिएटर एक कुछ नई इमर्ज चीज कर लेके रहा आ है रहा है। या? तो वो चीज़ थोड़ा सा सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या कुछ नया लेके आया जा सकता है। बट स्टिल एज एन मैं कहूँगा एज एन पाकिस्तानी हिंदू कंटेंट क्रिएटर के नज़रिए से मैं देखूँ, कुछ मैं चीज़ें दिखाऊंगा तो वो चीज़ न्यू होगी कि एज एन मेरी लाइफ कैसी है, मैं किस तरह से इजीली ट्रैवल कर सकता हूँ, मेरे साथ लोग कैसे हैं। तो जब वो एज एन मेरे पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो चीज़ एक न्यू निकल के आएगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव जो है वो ही आपकी चीज़ जो है ना चेंज करता है, वो आई कुछ एग्री। यूनिक लेके आता है। क्योंकि जैसे कोई भी इंसान होगा, वो एक फूड को किसी तरह से देखेगा, मैं किसी और तरीके से देखूंगा। जैसे अगर मैं देखूं कि मेरे लिए वेजिटेरियन फूड जो है वो मेरे लिए जो है ना थोड़ा सा कम होता है, लाइक किसी हिंदू के लिए, तो मैं उस चीज़ के लिए ढूंढूंगा उस चीज़ को। तो मैं जब लोगों को बताऊंगा कि यार क्या कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, क्या क्या खा सकता हूँ, कैसे कैसे आप जो है ऑप्शंस हैं आपके पास, तो वो मेरे लिए न्यू होगी और लोगों के लिए भी न्यू होगी। आई एम श्योर, आई एम श्योर। अच्छा, अभी तक का आपका सबसे इंटरेस्टिंग ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएशन, आपकी कोई ऐसे स्पेसिफिक इवेंट हो, कोई ऐसी कल्चरल एक्टिविटी हो रही है अब तक जो आपने खुद बहुत एंजॉय किया हो? मेरे लिए अभी रिसेंटली नवरात्रि हुई थी, तो नवरात्रि में मुझे बहुत मजा आया था। इट्स लाइक के बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज मुझे देखने को मिली, जो मैंने खुद भी जो है लाइक फर्स्ट टाइम काइंड ऑफ देखा, जो एक्सपीरियंस की। तो इट्स लाइक बहुत मजा क्या आया। एंड ऐसा था जो आपने इतना खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया? लाइक डांडिया, गरबा, इस तरह की चीजें जो होती है ना, जो लोग हम देखते थे टीवी पे ये चीजें हो रही हैं, या ठीक है। हम भी खुद, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे जा चुका हूँ, तो बहुत सारी जगहों पे इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पे नहीं होती, लेकिन इस बार जो है ना कुछ बहुत अच्छे सेलिब्रेशंस हुई हैं, इवेंट हुए हैं। इवन तो दिवाली पे भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, तो वो चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि एक चीज़ बहुत आगे जा रही है, एंड अच्छे से हम लोग जो है अपनी चीज़ें सेलिब्रेट कर सकते हैं। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो हारमनी है, आई बिलीव ये एक एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर, माइनॉरिटीज़ अपने आप को सेलिब्रेट कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बट वही बात है कि आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को दिखा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच धीरज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। धीरज मंदान हमारे साथ मौजूद थे जी, और अपनी इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। लाहौर एक बार फिर आलमी खेलों के नक्शे पर उभरने जा रहा है, जहां पर 26 से 29 नवंबर तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी का इनेकाद होने जा रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद होने वाली जी इस इंटरनेशनल कंपटिशन में 15 ममालिक के तकरीबन 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स होंगे, जिसमें 38 इंटरनेशनल बॉक्सर्स हैं और 6 पाकिस्तानी फाइटर्स शामिल हैं। अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। खेलों के फ़रोग और आलमी सतह पर अगर बात की जाए तो पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज पेश करने के लिए पंजाब के जो वज़ीर खेल हैं मलिक फैसल अयूब खोकर, इन्होंने जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जी तैयारियों की ज़ाती निगरानी भी की है। पाकिस्तान के पहले WBA चैम्पियन मोहम्मद वसीम इस इवेंट के मरकज़ी हीरो होंगे, जिनके साथ उनके जो कोच हैं डैनियल और आलमी शोहरत याफ्ता जो बरतानवी प्रोमोटर हैं क्रिस ग्लोवर, वो भी इस चैम्पियनशिप की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म हैं। इस सारे जो चैम्पियनशिप है इसके हवाले से जानने के लिए हमारे साथ हमारे शो पर मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद होंगे जी खिज़र, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच खिज़र। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस फाइट फॉर ग्लोरी चैम्पियनशिप को लाहौर में मुनक्किद करने का बुनियादी विज़न क्या था, और ख़ास तौर पर जो पंजाब की स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कितनी अहमियत रखती है इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस इंतहाई अहम और बहुत बड़े इवेंट के बारे में बात करने के लिए बुलाया। देखें, ये जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग हमारी चैम्पियनशिप होने जा रही है, ये हमारे एक सिलसिले की दूसरी कड़ी है। ये जो सिलसिला है ये स्टार्ट हुआ था कोयटा में। अब से 5-6 महीने पहले कोयटा में पहली इंटरनेशनल चैम्पियनशिप हुई थी। ये उसका सेकंड एपिसोड है और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। लाहौर में करवाने के बाद इंशाल्लाह ताला जो हमारे बाकी प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं वहाँ पे भी हम इसको लेके जाएंगे। और ये 26 से 29 तक जो हमारी बॉक्सिंग चैम्पियनशिप होने जा रही है, इसका जो बेसिक मकसद है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में बॉक्सिंग का एज अ स्पोर्ट उसका फ़रोग हमारा मकसद है, उसके साथ साथ हम पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है वो पूरी दुनिया में कन्वे करना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ना सिर्फ खेलों के बैनुल अक़वामी मुकाबलों के लिए बल्कि हर किस्म के इवेंट के लिए एक सेफ़ कंट्री है। और ये जो फॉरेनर्स यहाँ पे आएंगे, बॉक्सर्स और उनके साथ जो उनका एलाइड स्टाफ है, इंशाल्लाह ताला इस इवेंट के सक्सेसफुल इनेकाद के बाद वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बनेंगे और पूरी दुनिया में हमारा जो एक सेफ़ पाकिस्तान का मैसेज है वो लेके भी जाएंगे। अच्छा, आपने अभी खुद भी कहा एंड आई बिलीव ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉक्सिंग इवेंट है। आप इस इवेंट के ज़रिए पाकिस्तान का जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इमेज है उसमें क्या तब्दीली देखना चाहते हैं? देखें, बिल्कुल जी, आप सही फरमा रही हैं। ये पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग की हिस्ट्री है उसका ये सबसे बड़ा इवेंट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे 15 डिफरेंट ममालिक से 44 जो हैं वो बॉक्सर्स आ रहे हैं। उनके साथ कोई 100 से 150 लोगों का फॉरेनर्स का जो है वो कंटिजेंट है, जो उनका बॉक्सिंग लाइट स्टाफ है, उनके कोचेज़ हैं, उनके फिजियोज़ हैं। देखें, जब भी कहीं पे किसी भी मुल्क में, खा वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब कोई इतना बड़ा इवेंट होता है, इतने सारे फॉरेनर्स वहाँ पे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस गेम का डोमेस्टिक जो स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है। हमारे जो एमर्जिंग बॉक्सर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का वो बायस बनता है। उसके साथ साथ जब किसी एक डिसिप्लिन को लेके आप इतना बड़ा इवेंट करवाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली और भी जो स्पोर्ट्स के डिसिप्लिन्स हैं और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पे अगर बॉक्सिंग का एक इतना कामयाब इंटरनेशनल इवेंट हो सकता है तो फिर वाई नॉट सम अदर इवेंट, चाहे वो फुटबॉल हो, हॉकी हो या और भी कोई डिसिप्लिन हो। तो मेरा ख्याल ये है कि ये राह हमवार करेगा आने वाले वक्तों में और हमारे जो बहुत सारे स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं उनके पाकिस्तान में इनेकाद के लिए इंशाल्लाह फॉर श्योर। अच्छा, मोहम्मद वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आप पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन हैं और पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल इवेंट्स या प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। अब आप फाइट फॉर ग्लोरी में अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों के सामने फ़ाइट करने वाले हैं। ये कितना ख़ास लम्हा है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, लास्ट टाइम मैंने कोयटा में इवेंट में फ़ाइट किया और वर्ल्ड बॉक्सिंग जो WBA वर्ल्ड गोल्ड बैंटमवेट टाइटल है वो मैंने जीता।
तो मैं काफ़ी प्राउड हूँ और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं इस बार लाहौर में अपने कंट्री में पाकिस्तान में अपना टाइटल डिफेंड करूँगा। ये मेरे लिए एक बड़ी बात है और मेरे कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। आपका मुकाबला जो थाईलैंड के प्लेयर से है, क्या इस फाइट के लिए आपने कोई ख़ास स्ट्रेटजी तैयार की है? जी बिल्कुल, मैंने 2 मंथ्स मैंने कैंप किया है लिवरपूल में। मैंने काफ़ी मेहनत की है और इस फ़ाइट के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है कि लास्ट टाइम जो मेरी फ़ाइट थी वो एक साउथ पॉ फाइटर के साथ है और ये ऑर्थोडॉग है, तो मैंने अपने स्टाइल को चेंज किया है और इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और मैं रेडी हूँ इंशाल्लाह। और 29 नवंबर को इंशाल्लाह बहुत बड़ा विन होगा पाकिस्तान के लिए। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, हमारे साथ क्रिस ग्लोवर भी हैं एज अ इंटरनेशनल मैच मेकर। व्हाट इंस्पायर्ड यू क्रिस टू ब्रिंग अ मेजर बॉक्सिंग इवेंट टू पाकिस्तान? Mohammed Wazeem. Mohammed Wazeem was the inspiration. The country is an inspirational country. Mohammed Wazeem is an inspirational person, and I think that combination has driven why we've brought this event here. It's given us the drive, it's given us the determination to bring the best event here, and this event tops anything that's been done in this country before. Any promoter doesn't get close to what this event is, entailed. Mohammed Wazeem is a superstar here, and the card itself, the fighters, the caliber of fighters. There are so many fighters that can go right on to become champion of the world like Wazeem off a win here, and that is the result of the inspiration which Wazeem set the ground for. So I've got to give him all the credit in the world for that. That's amazing. So how did you collaborate with the local boxing community and authorities to overcome challenges such as arranging security and venues for the tournament? Well, Wazeem's team in Pakistan have been just absolutely privileged and delightful to work with. They've provided everything that I've asked for as a promoter, as a matchmaker, as a manager. I care about the fighters. The fighters come first. It's not about me, it's about them. And Wazeem has obviously collaborated with the correct bodies from the Pakistan government, and they've done everything that I've asked of them. Could not feel more safe, could not feel more comfortable. The Royal Swiss Hotel here has been fantastic. They've made us feel welcomed, comfortable. Every need we've wanted has been attended to. So it's not really been an issue. I've been to far more dangerous places than Pakistan. So yeah, comfortable. That's amazing. Okay, खज़र, आपसे मेरा सवाल है, जब 15 ममालिक के खिलाड़ी पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपके ख्याल में इस इवेंट से समहाउ जो हमारा खेलों के हवाले से सफारतकारी है या एक कल्चरल हमआहंगी है, उसको किस हद तक फ़रोग मिलेगा? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। ये हमारे जो मकासद हैं इस इवेंट को लेकर, उनमें से हमारा एक बेसिक मकसद यही है कि 150 से 200 के करीब जो हमारे इंटरनेशनल मेहमान यहाँ पे बॉक्सर्स और उनका जो असिस्टेंट्स के लिए स्टाफ आ रहा है, हम बेसिकली चाहते भी यही हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे उनके आने से लोकल जो फ़रोग है इस खेल को हासिल हो, उसके साथ साथ हमारी ये भी जो ख्वाहिश है वो ये है कि जब ये लोग वापस जाएंगे पाकिस्तान से अपने अपने ममालिक में, क्योंकि ये इंटरनेशनली ट्रैवल करते रहते हैं, आज पाकिस्तान में तो कल कहीं और ये इवेंट हो रहा होगा, तो ये पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है उसको लेके दुनिया के हर मुल्क में, हर कोने में जाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का रिस्पांस कैसा था, कितनी गर्मजोशी से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, कितना सिक्योरिटी का अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, उनकी रिहाइश का अरेंजमेंट कितना अच्छा था। और आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो बड़े मेहमान नवाज कौम है। लाहौरी जब किसी को अपने पास बुलाते हैं तो वहाँ से जाने के बाद सारी ज़िंदगी जो लाहौर का टेस्ट जो है वो उस मेहमान के साथ रहता है। तो ये लोग जब पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो आगे आने वाले टाइम्स में इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के सफ़ीर बनेंगे, पाकिस्तान में अपने एक्सपीरियंस को दुनिया में जाके फैलाएंगे, बताएंगे, और हमारा ऑटोमेटिकली ये मैसेज कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी पुरअमन कौम है,
ये इंशाल्लाह ताला दुनिया के हर कोने में जाएगा। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आपने इस इवेंट में जो पाकिस्तानी बॉक्सर्स हैं, ख़वातीन हैं, इनकी शमूलियत के हवाले से बड़ा फोकस किया है। ये बताइएगा कि चैम्पियनशिप समहाउ हमारा जो लोकल टैलेंट है उसकी किस तरह रहनुमाई करेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ये हमने अपकमिंग टैलेंट को उठाने के लिए किया है, ताकि जो जितने भी हमारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं उनको हम प्रमोट करें प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और उनको हम आगे लेके आए। जैसे कि बहुत से फाइटर्स हैं जो यूके से आए हुए, वो भी ब्रिटिश पाकिस्तानी फ़ाइटर्स हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरह हम जो है यहाँ का जो यंग जनरेशन है, जो यंग फाइटर्स हैं, उनको भी हम कुछ यंग फाइटर्स को यहाँ पे लड़ा रहे हैं। जो फीमेल्स हैं हमारे, वो भी कुछ पाकिस्तानी हैं जो लड़ रहे हैं इस इवेंट में। तो हमारा यही है गोल कि हम यहाँ से अपने यंग टैलेंट को भी बाहर ले जाएं और बाहर के फाइटर्स यहाँ आके पाकिस्तान में फ़ाइट करें। ज़बरदस्त। अच्छा Chris, what feedback have you received from the international fighters about competing in Pakistan, and how do you address any concerns they might have about fighting here? The feedback has been fantastic. The fights are fantastic fights. You will not see a better match card out there. I challenge any card with the budget that we have, which is it's a decent budget, but you won't see a better matched card. People know this is real boxing. It's not a circus. It's not someone who shouldn't be promoting it. It's being promoted and headed up by, for me, a superstar in this country, Mohammed Waseem, who's a clean-cut, perfect example of what this country has. And you've got myself, who has a track record of putting together the best events out there. So you've got a combination of two legitimate people who know how to put on great fights, and that's what you're going to see throughout this week, inshallah. Inshallah, and amazing. Okay, looking ahead, do you plan to continue organizing boxing events in Pakistan or helping to promote Pakistani boxers abroad? If so, what might those future plans look like? Well, inshallah, yes, I would love to. Hopefully the plan is to continue next year, to continue to do more events. Next year, hopefully to continue to do more events in this country, to continue to continue the growth of Pakistan professional boxing. We've done such a good job already. It's this show is the best thing I've put together in professional boxing, along with Waseem, obviously. But personally, this is the best thing I've done from a production standpoint. So it would be absolutely lunacy. It would be crazy to stop now, wouldn't it? Now we've got to go further. We've got to keep pushing. We've got to make these events bigger, bigger and bigger. We've got to develop the next generation. I feel like I am responsible for helping develop the next wave of Pakistan fighters and creating the next Mohammed Waseem. So we have to do more events. Like, we don't have a choice. Well, I'm not someone who quits. You don't quit. This country doesn't quit on its people. So I don't think we're going to quit on anyone. I think we're just going to keep getting stronger and stronger and pushing further and further, and let's see how far we can go, as they say in England, until the wheels fall off. That's amazing. Okay. वसीम, मेरा आपसे सवाल है, बड़ी तवील ट्रेनिंग होती है, फिर जर्नी, सफ़र, और फिर फैमिली से आप दूर रह रहे हैं, ये सब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। आई बिलीव ट्रेनिंग भी होता है। आप जहनी तौर पे कैसे ख़ुद को इतना एक्टिव रखते हैं, मुतहरक रखते हैं? जी देखिए, बड़ा टफ है। और मेरे जो है जो है फैमिली में मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। मैं दोनों की जो है पैदाइश पे मैं नहीं रहा, क्योंकि मैं कैंप में रहा हूँ। पहले भी मैंने जो टाइटल फाइट किया उसमें मैं अपने कैंप में था। इन 2022 जो वर्ल्ड टाइटल IBF लड़ने में गया था, तो उसमें मेरे बेटे की पैदाइश हुई। और इस जो लास्ट फाइट जो हुई थी मई में, उसमें मैं कैंप में था, तो लिवरपूल में, तो मेरी बेटी पैदा हुई। तो ये बड़ा टफ है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान के लिए, अपने कंट्री के लिए जो है जो कर रहा हूँ वो आगे भी करता रहूँगा। और इंशाल्लाह अपने मुल्क का जो है मैं पूरी दुनिया में नाम रोशन करूँगा। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ DG स्पोर्ट्स का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। और इंशाल्लाह
29 नवंबर को इंशाल्लाह हम सक्सेसफुली अपना जो है टाइटल है डिफेंड करेंगे और पूरे पाकिस्तान में ये पूरे पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे इंशाल्लाह। वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंड आई बिलीव आपको बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं। खिज़र, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, पहली चैम्पियनशिप कोयटा में बड़ी आपने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट की थी और मुनक्किद हुई थी। लाहौर के लिए इस बार आपने कौन सी कह लें बेहतरी लाए हैं या इजाफी इकदाम किए? देखें जी, लाहौर और कोयटा की जो चैम्पियनशिप है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस तो नंबर ऑफ़ बॉक्सर्स है जो यहाँ पे अब इस दफ़ा लाहौर में शिरकत कर रहे हैं। उसकी तादाद ज़्यादा है, इसका स्केल बड़ा है और सबसे अहम ये कि जैसे वसीम भाई ने भी बताया कि अपनी टाइटल डिफेंस की फ़ाइट भी यहाँ पे है लाहौर में, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लाहौर का इवेंट जो है वो कोयटा के इवेंट से ज़रूर बड़ा रहेगा इंशाल्लाह ताला। मैं ये समझता हूँ कि ये एक जॉइंट एफ़र्ट है, इसमें हमारे स्पॉन्सर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने ऑल आउट एफ़र्ट्स की हैं इस इवेंट को एक सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए। मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो इवेंट्स हैं उसकी, क्योंकि और बहुत सारे पहलू होते हैं इनकी, हमारी जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं, तो ये तमाम इदारों का, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट के हों चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हों, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और ये सब कुछ जो है वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ना सिर्फ हमारी यूथ जो है उनके सामने हम इस खेल को प्रमोट करें, इसको हम मज़ीद आगे लेके जाएं। हमारे हीरो हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि इस तरह के सैकड़ों और हमें हीरोज़ मिलें, ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करेंगे बल्कि इनकी जो विक्ट्री है वो मशले राह होगी ऐसे हज़ारों मोहम्मद वसीम के लिए जो आगे चल के मुल्क व कौम का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच खिज़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, मोहम्मद वसीम आपका भी बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच क्रिस फॉर ज्वाइनिंग अस। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। मुल्क भर में जहां वालिदैन पहले ही महंगाई की बात कर ले, तालीम के बढ़ते हुए अखराजात की बात कर ले, स्कूल्स की पॉलिसीज़ में ट्रांसपेरेंसी के हवाले से परेशान नज़र आते हैं, ऐसे वक्त में जी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंकशाफ किया है कि बड़े जो निजी स्कूल सिस्टम्स हैं उसमें लोगों वाली जो स्टेशनरी आइटम्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, उसके ज़रिए वालिदैन से 280% जो इजाफी कीमत वसूल कर रहे हैं। और ताज़ा इंक्वायरी के मुताबिक पाकिस्तान के 17 मारूफ स्कूल सिस्टम्स ने टाइम प्रैक्टिस के तहत वालिदैन को मजबूर किया है कि वो नोटबुक्स हों, वर्कबुक्स हों, यूनिफॉर्म्स हों, सिर्फ स्कूल के मखसूस वेंडर से ख़रीदें, चाहे मार्केट में वही चीज़ कहीं कम कीमत पर भी दस्तयाब क्यों ना हो। इज्तिमाई तौर पर ये स्कूल 2 करोड़ 55 लाख बच्चों को तालीम दे रहे हैं, जो पूरे मुल्क के तलबा का तकरीबन 47% हिस्सा बनता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अगर निज़ाम तालीम के बड़े इदारे में जो ट्रांसपेरेंसी की एक एटमॉस्फेयर है वही तोड़ दें, तो वालिदैन और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, इसी हवाले से हम बात करेंगे। साजिद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। ये जो इंकशाफ हुआ है या जो रिपोर्ट आई है, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा हमें ब्रीफ भी कीजिएगा हमारे देखने वालों के लिए। और ये तो बड़ी आम प्रैक्टिस है कि जो निजी स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं उनको इसी तरह से समहा उनके पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो इसी वेंडर्स के पास जाएँ, या स्कूल बैग्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारी चीज़ें वहीं से अवेलेबल हों। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मैंडेट है वो ये है कि मार्केट जो हैं वो फ्री एंड फेयर ऑपरेट करें, यानी कि मार्केट में जितने भी प्लेयर्स हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं उन सब को इक्वली मौके मुयसर हों, उनको बराबरी हो कि वो अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें, उनको प्रमोट कर सकें। तो इस हवाले से जो कंपटीशन कमीशन है वो मार्केट में ऐसे प्लेयर्स जो कि अपने जो मोनोपली होने की सूरत में, अजारादारी होने की सूरत में उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कहते हैं, वो उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करता है। इसी तरीके से कंपटीशन कमीशन जो है वो जो मार्केट में डिसेप्टिव मार्केटिंग हो रही होती है, जो कि कस्टमर्स को, सार्फिन को
जो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है, उनको अपनी जो अशिया और प्रोडक्ट्स होती हैं उसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे के उनको मार्केट में अट्रैक्ट किया जा रहा होता है, उसको भी देखता है। और इसी तरीके से जो मार्केट में बिजनेसेस होते हैं जो ग्रुप बनाकर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे वो अपने मुनाफे को मैक्सिमाइज़ करते हैं, लेकिन कस्टमर्स को अच्छी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, उसकी रोकथाम के लिए भी कंपटीशन कमीशन इकदाम करता है। तो इस तरीके से जो इन स्कूलों के ख़िलाफ़ जो शोकत जारी किया गया है उसका पर्पज़ ये है कि ये जो स्कूल्स हैं जो कंपटीशन एक्ट के तहत कंपटीशन एक्ट 2010 का सेक्शन 3 है, वो ये कहता है कि अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। यानी कि अगर आपको कारोबार के अंदर आप कारोबार कर रहे हैं और आपको ऐसी पोजीशन हासिल है जो कि अजारादारी की मद में आती है, या आपके पास एक गालिब पोजीशन मार्केट में हासिल है कि आप मार्केट में इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उसका आप इस तरीके से इस्तेमाल करो कि जिससे कस्टमर्स को या दूसरे बिजनेसेस को आप हार्म करो, उनको नुकसान पहुंचाओ। तो ये जो है ये कंपटीशन एक्ट का जो सेक्शन 3 है उसकी खिलाफ वर्जी है। इसी तरीके से जो सेक्शन 4 है उसमें ये होता है कि जो ऐसे बिजनेसेस हैं वो जो दूसरे बिजनेसेस के साथ इस किस्म के एग्रीमेंट्स करते हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, यानी कि ऐसे खुफिया मुआहदे कर लेना या एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स कर लेना जिससे बिजनेस को लिमिट किया जाए, ये भी कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है सेक्शन 4 की। तो इन स्कूलों को जो शोकॉस किए गए हैं वो कंपटीशन एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत किए गए हुए हैं, यानी कि सेक्शन 3 में ये लोग अपनी जो पोजीशन है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन के ज़ुमरे में इनको नोटिस इशू किए गए। अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट कैसे हुई कि इस इंक्वायरी के अंदर ये देखा गया कि ये स्कूल जब एक बच्चा एक पेरेंट्स जो हैं वो किसी बच्चे को स्कूल में एडमिट कर लेते हैं, उसको एडमिशन दिलवा दिया जाता है, उसके एडमिशन फ़ीस सिक्योरिटी चार्जेस और बहुत सारे फीसिस जो हैं वो पे कर दी जाती हैं, तो उसके बाद वो बच्चा और वो पेरेंट्स वो उस स्कूल के एक कैप्टिव कंज्यूमर्स की हैसियत अख्तियार कर लेते हैं, यानी कि वो उनके अलावा उनको छोड़ के जा नहीं सकते। इट्स नॉट ईजी कि आप जो है स्कूल को चेंज कर लें। अगर आपको स्कूल की पॉलिसीज़ पसंद नहीं आ रही तो आप फ़ौरन से दूसरे स्कूल में चले जाएं। इसमें एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों के आने जाने का इश्यूज़ होते हैं, बच्चों सेशन के दौरान वैसे भी चेंजेस नहीं हो सकती। तो वो जो कंज्यूमर है, बच्चा है, वो स्कूल का और वो पेरेंट्स है, वो कैप्टिव कंज्यूमर यानी कि उनके मैसूर कंज्यूमर सारिफ बन जाते हैं। तो ये स्कूल क्या करते हैं, इस तरीके से अपनी जो पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ अपनी पॉलिसीज़ और गाइडलाइंस के नाम पर उनसे कहते हैं कि जी आप ये वाली नोटबुक्स यूज़ करेंगे, ये वर्कशीट्स यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्म जो है इस शॉप से लेंगे। और वो अमूमन जो इंक्वायरी की गई है उसमें ये देखा गया है कि वो 150% से लेके 280% तक हायर प्राइस पे ये लोग सेल कर रहे होते हैं, और पेरेंट्स के पास कोई और ऑप्शन नहीं होती कि वो इन स्कूलों के अलावा कहीं और से मार्केट में ओपन मार्केट से सस्ते दामों ये बुक्स या यूनिफॉर्म या ये चीज़ें हायर कर सकें। बल्कि नॉर्मली कई लेडीज़ जो हैं वो खुद से यूनिफॉर्म सेल कर सकती हैं, उस बना कर बच्चों को दिए जा सकते हैं, लेकिन वो पाबंद होते हैं कि स्कूल से ही या स्कूल के जो एलोकेटेड वेंडर्स हैं वहीं से ही ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज करें। इस तरीके से जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साजिद गोंद साहब, मेरा सवाल ये कि ठीक है आपने बात सारी सेक्शंस कार्रवाइयों के हवाले से बताई, अब मुझे ये बताएं कि जो आप लोगों ने इस रिपोर्ट में आइडेंटिफाई की हैं चीज़ें और आपने जो ये सारा डेटा हमारे साथ शेयर भी किया है, इस इंक्वायरी के तहत या इस सारी इंक्वायरी में आप किन सेक्शंस या कवानीन के तहत खिलाफवर्जी जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई क्या होगी, जुर्माने किस तरह से होंगे, और इस बात को मेक श्योर किया जाना कि जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है समहाउ बच्चों को, पेरेंट्स को इस तरह की चीज़ों पे, उसको रोकथाम के लिए कैसे आप लोग एफर्ट पुट करेंगे? जी देखें, इसमें जो कंपटीशन एक्ट है 2010 का, उसके तहत एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो टाइम्स हैं जिसे हम मशरूत फ़रोख्त कहते हैं या किसी को मजबूर करके एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट को बेचना, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इसको, इस प्रैक्टिस को तो जो कमीशन है वो डेफिनेटली इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। दूसरी इसमें जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्शन 3 जिसके अंदर अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन है, उसके तहत इनको नोटिस किए गए हैं कि अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और सारिफ को मजबूर कर रहे हैं कि वो एक प्रोडक्ट के साथ दूसरी प्रोडक्ट भी हासिल करें। इसी तरीके से जो सेक्शन 4 है उसमें ये प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स करते हैं वेंडर्स के साथ, यानी कि किसी एक वेंडर को ही रख लिया और उसी के साथ प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे चीज़ों को फ़रोख्त कर रहे हैं। तो ये दोनों जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ये एक लीगल प्रोसीडिंग्स होगी। इन अभी तो शोकास किए गए हैं
ये जितने भी स्कूल्स हैं ये ख़ुद या अपने लॉयर्स के थ्रू बाद में इनके हेयरिंग प्रोसीडिंग्स होंगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपना व्यू पॉइंट देंगे और हेयरिंग्स होने के बाद इनका व्यू पॉइंट जानने के बाद कमीशन जो है वो अपना फैसला जारी करेगा और कमीशन के पास जो है इनका जो एनुअल टर्नओवर होता है उसका 10% या 7.5 मिलियन तक जुर्माना करने के इख्तियारात मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने जो आपने कहा कि जुर्माने करने के हवाले से गुज़िश्ता एक साल में 1.3 बिलियन रुपीज़ जुर्माने रिकवर हुए हैं। आप लोगों ने इस चीज़ को कैसे मेक श्योर किया? जी, इसमें ये एक बहुत अहम अचीवमेंट है कंपटीशन कमीशन की। लास्ट 1.5 ईयर के अंदर तकरीबन जब कंपटीशन कमीशन में नई मैनेजमेंट आई और इस नई गवर्नमेंट में आने के बाद नए कमिश्नर द्वारा को अपॉइंट किया तो कोर्ट्स के अंदर तकरीबन 570 केसेस जो थे वो इल्तवा का शिकार थे। होता ये था कि जब भी कंपटीशन कमीशन पास में कोई डिसीजन लेता था तो ये कंपनीज बिजनेसेस अदालतों से स्टे हासिल कर लेते थे। लास्ट 2 इयर्स के अंदर हमने बहुत ही प्रोएक्टिवली अदालतों के अंदर इन केसेस को फॉलोअप किया, अर्ली हेयरिंग्स की एप्लीकेशंस की और इस बहुत ही खुशाइंद बात ये है कि हमने तकरीबन 420-21 केसेस के फैसले हासिल किए अदालतों से। ये स्टे खारिज हुए, उसके बाद इंक्वायरीज़ को तेज़ी से मुकम्मल किया गया और उनकी बेसिस पे क्योंकि अदालतों से स्टे खारिज करवाए गए और अभी हमारी जो कोर्ट्स के अंदर पेंडेंसी है जो कि तकरीबन 570 थी वो कम होकर सिर्फ तकरीबन 200 के करीब रह गई है। बाकी सारे जो हमारे केसेस हैं वो कोर्ट से हमने डिसीजन ले लिए हैं और इसमें मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कंपटीशन एपलेट बेंच ने, उसने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ केस जो फैसले हैं उनको निपटाया और ये जो रास्ता है जो मुख्तलिफ जो अंडरटेकिंग्स हैं, बिजनेसेस हैं कि जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता था वो अदालत से जाके स्टे हासिल कर लेते थे या कंपटीशन कमीशन की उस कार्रवाई को चैलेंज कर देते थे, उस रास्ते को तकरीबन बंद कर दिया है और बहुत ही तेज़ी के साथ अब केसों का फैसला होना शुरू हो गया है। तो इसमें जो हमारा कंपटीशन कमीशन ने अपना जो लीगल डिपार्टमेंट है उसको उसके अंदर रिफॉर्म्स की, अच्छे वकील हायर किए और अदालतों में देखा गया कि अगर केसों को फॉलोअप अच्छा किया जाए, अपना केस अच्छे तरीके से फाइट किया जाए तो अदालतें उसमें फ़ैसला दे रही हैं और हमने तकरीबन 70% जो केसेस हैं अपना जो बैकलॉग है उसको क्लियर किया और उसी बैकलॉग के क्लियर होने के बाद कमीशन ने तकरीबन 1.5 अरब रुपए की जो रिकवरी है, जुर्माने हैं जो कि कई सालों से पेंडिंग थे, उनको हासिल किया। इसके अलावा कमीशन ने जो अपने इंक्वायरीज थी उनको फास्ट ट्रैक के ऊपर कंप्लीट करने की तरफ गए और हमने 1 अरब रुपए के जो नए जुर्माने हैं वो भी आयद किए बहुत सारी अंडरटेकिंग्स के ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जहां पे कार्टल्स बनाए जा रहे थे, कंज्यूमर से हाई प्राइसेस अचीव ली जा रही थी या जो सप्लाई है उसको कंट्रोल किया जा रहा था, उसके ऊपर जुर्माने किए गए। ख़ास तौर पे जो डिसेप्टिव मार्केटिंग है जिसमें सार्फिन को गुमराह किया जाता था प्रोडक्ट के हवाले से, उसके ऊपर भी खासी कार्रवाइयाँ की गई हैं और कई केसेस में हमने देखा है कि वो प्रैक्टिसेस अब ख़त्म हो गई हैं मार्केट से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साजिद गोंदल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तर्जुमान कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान साजिद गोंदल हमारे साथ मौजूद थे जी। अपने इदारे के हवाले से और जो कार्रवाइयाँ की हैं निजी स्कूल्स के अगेंस्ट उस पर बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। कोट सब्जल में एक सहराई ऊँटों पर एक तेज़ी से फैलते हुए वायरस ने इलाके के जो लाइफ स्टॉक सिस्टम है इसको शदीद ख़तरे में डाला है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सैलाब से ये शोबा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर कह लें, गैर मुस्तहकम कह लें और बीमारियों के लिए इंतहाई सेंसिटिव या प्रोन हो चुका है। चंद दिनों में जी 10 ऊँट हिलाक हुए हैं और दर्जनों बीमार होने से वाज़े हो रहा है कि वबा सिर्फ एक मकामी मसला नहीं है बल्कि एक वसी पैमाने के वेटनरी बहरान का भी पेशखबा हो सकता है। ऊँटों में पहले ज़ुकाम, फिर तेज़ बुखार और फिर बेहोशी की कैफियत, ये अलामात नहायत तेज़ी से जानवरों को मौत तक ले जा रही हैं। मालिकान का कहना है कि लाखों रुपए मालियत के जानवर उनकी आंखों के सामने मर रहे हैं जबकि वबा मुसलसल फैल रही है। दूसरी जानिब महकमा लाइफ स्टॉक ने यह दावा किया है कि ये बीमारी जी 2010 में चोलिस्तान में भी सामने आई थी और उनकी टीम्स इस बार भी मुतासरा इलाकों में इलाज कर रही हैं। जब सैलाब ने पहले ही लाइफ स्टॉक की हम कह लें जो इम्यूनिटी है, खुराक है और सेहत के निज़ाम को डिस्टर्ब किया है, तो क्या हमारा जो मौजूदा वेटनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसी वबाओं को रोकने के लिए किस हद तक तैयार है, इस पर हम बात करेंगे।
करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर इलाही बाबर हमारे साथ मौजूद है, एक्स वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू मैडम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। सर ये मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे ऑलरेडी जिस तरह से हम बात करें कि सैलाब ने हमारे लाइफ स्टॉक को, इम्यूनिटी को और उन इलाकों को डिस्टर्ब किया है, ऐसी सूरत हाल के अंदर इस तरह की वबाओं का फैलना ये भी संभव एक बहुत मेजर चैलेंज की तरफ हमें लेके जा रहा है। देखिए, जब भी खुराक कुछ कम मिले तो जानवर की इम्यूनिटी डेफिनेटली थोड़ी कम तो हो जाती है, लेकिन ये अभी नई बीमारी आई है, आप इसे एनिमल्स का कोरोना भी कह सकती हैं। ये एक बिल्कुल नई बीमारी है जो पहले नहीं थी। नो डाउट पहले कैटल में ज़रूर देखी गई चोलिस्तान के एरिया में, लेकिन इस वक्त ये रहीम यार ख़ान भावलपुर के एरिया में ज़्यादा है। सिम्टम इसके जैसे आपने अभी बताया कि नेज़ल डिस्चार्ज है, और जो मेन अंदर से प्रॉब्लम हो रही है वो लंग्स श्रिंक कर रहे हैं, यानी सिकुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रेस्पिरेशन बहुत डिफ़िकल्ट रेस्पिरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में डिफ़िकल्टी है। नो डाउट प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी सी हाइप उससे ज़्यादा हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक और वेटरनरी यूनिवर्सिटी चोलिस्तान ने इस पे बहुत अच्छा काम शुरू कर दिया। मुतासरा इलाकों में गए, कल कमिश्नर भावलपुर ने इस पे मीटिंग की हुई थी और वो कहते थे कि इसको देखा जाए, क्योंकि एक ऊंट या एक गाय भैंस जो है वो तकरीबन 5 से 6 लाख की एनिमल है, और एक फार्मर के लिए तो वो बहुत बड़ा असासा है जिसका वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता। शीप गोट भी बहुत महंगी है, लेकिन कैमल या बेफलो जो है वो बहुत बड़ा एनिमल और बड़ा लॉस है। तो इस पे गवर्नमेंट एकदम से हरकत में आई। आपको पता है कि वेटरनरी के लिहाज से हमारे पास बहुत सारी बड़ी एस्टेब्लिश्ड लैब्स हैं, जिनमें VRI लाहौर में है, NVL जो है वो इस्लामाबाद NARC के अंडर लैब काम कर रही है, और वेटरनरी यूनिवर्सिटी लाहौर में एक बहुत बड़ी डायग्नोस्टिक लैब है। तो तमाम मुतलका टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं, वो सैंपल ले रही हैं। अभी क्योंकि बीमारी थोड़ी नई है, जैसे आपने कोरोना ह्यूमन में देखी थी कि बिल्कुल नई प्रॉब्लम आ गई, सारी दुनिया को हिला दिया, ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए। इसी तरह ये एनिमल में आई है, लेकिन अब इसके सैंपल लिए गए हैं, इसके कल्चर लगे हुए हैं। तो रात को भी एक टीम जो है वो मुतासरा इलाके में गई है। ये मैं सारी पूरी पहले आने से पहले पता करके आया, तो देख लिया गया। अब इस वक्त महकमा लाइफ स्टॉक भी ये कर रहा है कि फौरी तौर पे जो जानवर की सांस को बहाल रखने के लिए उसको जो भी दिया जा सकता है उसको भाप भी दें, आप उसको जो लंग्स को खोलने के लिए थोड़ी सी रेस्पिरेशन को इजी करने की मेडिसिन है वो दें, और एंटीबायोटिक जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो इंतहाई सस्ती है, मुकामी तौर पे हर जगह पे अवेलेबल है, वो दी जा रही है। आल्दो ये प्रॉपर वो उस बीमारी के लिहाज से वायरस का इलाज नहीं, लेकिन आप उसकी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। और जैसे ही थोड़ी सी सूरत हाल बेहतर होगी, जैसे कि हम उम्मीद करें कि 2 से 3 दिन के अंदर डायग्नोसिस मुकम्मल हो जाएगा। देखिए, जब भी ह्यूमंस में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर एकदम से दवाई तशखीस नहीं करते, पहले बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं। तो एनिमल्स में भी उसी तरह है, जैसे ही टेस्ट हो जाएंगे हम कंफर्म हो जाएंगे एक चीज़ पे कि क्या चीज़ है, तो फिर हम उसका, क्योंकि सिम्टम्स मिक्स हैं, थोड़ा सा बाद HS लगता है, गुलगोटू जो अगरचे सीज़न नहीं है लेकिन उससे कुछ मिलता है, कुछ जो है इन्फ्लुएंजा के भी चांसेस। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तानी कैमल जो है वो बहुत हार्डी है, डिजीज़ से बहुत रेजिस्टेंस है, इतने आराम से इसको प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ तक कि कैटल और बेफलो में जो मास्टाइटिस है वो कैमल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता। इसी तरीके से और बहुत सारी बीमारियां जो कुदरती तौर पे हमारे एनिमल्स हार्डी हैं और वेल रेजिस्टेंट है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि आ गई है, यस तो प्रॉब्लम इज देयर। और उसके लिहाज से चोलिस्तान वेटरनरी यूनिवर्सिटी भी बहुत एक्टिव हुई है। उसके डॉक्टर्स जो प्रोफेसर मेडिसिन के हैं, आमिर साहब वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं ताकि मसले को देखा जाए। वी आर एक्सपेक्टिंग कि एट द मोमेंट फार्मर्स को चाहिए कि खुराक ठीक रखें, देखभाल उनकी जानवरों की, ताकि जैसे इंसान बीमार होता है तो उसे बाकी कोई और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो उससे बचाएं। मेन थोड़ी सी रेस्पिरेटरी फैसिलिटेशन के लिए कुछ दवाइयाँ दे दें, और उसके बाद जैसी तशखीस होती है तो इसका प्रॉपर इलाज होगा। कुछ लॉसेस हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जो थोड़ा सा नंबर या तो मसलन
कुछ शॉर्ट क्लिप्स मूव कर रहे हैं जिनमें एनिमल्स के मरने के पीछे लश ग्रीन फॉडर दिखाए जा रहे हैं। तो चोलिस्तान या रहीमयार खान में तो उतना एनी हाउ प्रॉब्लम है, और महकमा और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्टिव हो गई हैं, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 2-3 डेज मसले को समझ भी लिया जाएगा और उसके मुताबिक इसका प्रॉपर इलाज भी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये सवाल भी करूँ, आपने कहा कि प्रॉब्लम इज़ देयर, लेकिन अगर इसको सॉर्ट आउट करने के लिए सब अपने अपने तौर पे कोशिश करें तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ओवरऑल हमारा जो लाइफ स्टॉक है, बिकॉज सैलाब ने समहाउ बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है और ये बीमारियों के भी ज़्यादा प्रोन हुए हैं। आपने खुद इम्यूनिटी का जिक्र किया। हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इस पेशे से वाबस्ता है, उनकी ब्रेड एंड बटर इस पर रिलाई करती है, इवन पूरे मुल्क का समहाउ रोल अदा करते हैं। आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन है उसको हमें इम्प्रूव करने के लिए या सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या करना है? देखिए, एग्रीकल्चर में मोर देन 60% लाइफ स्टॉक का रोल है, बिल्कुल। और लाइफ स्टॉक के प्रोडक्ट से फार्मर को डेली आमदनी होती है। आज दूध बेचा, आज आपने फौरी तौर पे उसके पैसे मिले जिससे उसका डेली गुजारा हुआ। जानवर बेचा, उसके गोश्त से जो पैसे उसको मिले, वो अंडे इवन छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर कोई छोटे से फार्मर ने 1 दर्जन अंडे भी बेचे तो उसका दिन का गुजारे के लिए, तो ये फार्मर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसे ही फ्लड आया उसने कैश क्रॉप्स को तो डिस्टर्ब किया ही किया, उसके साथ साथ फॉडर को बहुत डिस्टर्ब किया। आपने देखा कि जितनी अर्बनाइजेशन और बिल्डिंग्स बनी उतना एरिया कल्टीवेशन का कम हो गया, और कल्टीवेशन में भी जो एग्रीकल्चर क्रॉप के जो फार्मर हैं वो कैश क्रॉप को ज़्यादा पसंद करते हैं। गन्ना भी उनको ज़्यादा पसंद है, राइस भी उनको पसंद है, गंदम भी उनको पसंद है, लेकिन फॉडर कंपैरेटिवली तो फॉडर की तो अवेलेबिलिटी पहले ही कम है। हमारे एनिमल बढ़ते जा रहे हैं, फॉडर कम है, तो हमें शॉर्टेज ऑफ फीड की प्रॉब्लम रहती है। उसकी वजह से जानवर की बहुत अच्छी सेहत नहीं है, और जब सेहत अच्छी नहीं होगी, ह्यूमन हो या एनिमल, उसकी इम्यूनिटी डेफिनेटली कम्प्रोमाइज हो रही है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि महकमा लाइफ स्टॉक भी कर रहा है कि नंबर 1 तो वो मिनरल मिक्सचर का ब्लॉक्स वगैरह देते हैं ताकि उनकी मादनियात की जो नमकियात वगैरह की ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। इसी तरीके से कंसनट्रेट और साइलेज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि जब आपके पास मेज़, ये जो मकई की फसल होती है वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर लोग साइलेज बना लेते हैं। तो साइलेज प्रॉपर जिसमें कोई फंगस वगैरह ना ग्रो हुई हो वो एनिमल्स को ज़रूर दें, और कोशिश करें कि फार्मर हजरात बहुत थोड़ा दूध देने वाले एनिमल्स को गोश्त के भाव बेच के थोड़े जानवर रखें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर खुराक दे के उनसे ज़्यादा पैदावार और ज़्यादा उनकी अच्छी देखभाल कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर डॉक्टर मसरूर इलाही हमारे साथ मौजूद थे जी, और अभी जिस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं इनके मुताबिक अभी का टीम्स काम कर रही हैं। इंशाल्लाह 1-2 वीक्स के अंदर चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। अब आपकी मुलाकात हम एक आर्टिस्ट से करवाएंगे, और आयशा नईम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं, और इनका काम जो है उसमें शनाख्त हो, यादें हों, उनके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हैं। आयशा NCA की ग्रेजुएट है, इनकी पेंटिंग्स, फोटोग्राफी समहाउ बहुत सारी चीज़ों से इंस्पिरेशन लेती है। लेकिन आज हम इनके काम के हवाले से भी बात करेंगे, और कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आयशा जो है अपने जो एग्जीबिशन है वो भी कर चुकी हैं। लाहौर म्यूज़ियम हो, कोमा म्यूज़ियम हो, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स हो, इसके साथ साथ दीगर ये सारी चीज़ें शामिल हैं। एक इंडिपेंडेंट क्यूरेटर भी हैं, और साथ साथ उन्होंने लाहौर के मुख्तलिफ जो आर्ट एग्जीबिशंस हैं वो भी क्यूरेट की हैं। 2022 में उन्हें एक अवार्ड भी मिला। उसके बाद आर्ट एजुकेटर भी हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको वर्कशॉप्स के ज़रिए क्रिएटिव स्किल्स जो हैं उसकी अहमियत भी सिखाती हैं। उनके काम में अगर हम बात करें बहुत डिफरेंट तरह की आपको डाइवर्सिटी नज़र आती है। इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ आयशा मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? मैं बिल्कुल सही हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। आयशा, ज़रा हमें बताएं, आपने NCA से आप ग्रेजुएट किया, यू आर विजुअल आर्टिस्ट, बट अभी तक आपका जो आर्ट जर्नी है आपने सीखा भी, अब आप सिखा भी रही हैं, क्यूरेटर भी हैं,
आप कैसा जा रहा है जर्नी? काफ़ी अच्छा जा रहा है। आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टेट आउट कि मैंने काफ़ी बचपन में ही शुरू कर दिया था। आई रियली लाइक्ड पेंटिंग स्पेशली एंड आई हैड अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो वो जो सपोर्ट है ना, इट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजियर इन टर्म्स ऑफ इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि आपने क्या चीज़ परसू करनी है आगे जाके। तो आई न्यू व्हाट आई वाज गोइंग टू डू कि मैंने आर्ट परसू करना है। एंड देन आई वेंट टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। उसके बाद अभी भी आई एम पेंटिंग, आई एम क्यूरेटिंग। क्यूरेशन इज़ समथिंग न्यू टू मी। ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने NCA में सीखी थी। वो मैंने बिल्कुल बाद में जाके आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ गैलरी and I learned a lot of new things, so it's going good. And then of course the teaching element happened, तो अब मैं workshops वगैरह भी देती हूँ। Yeah, it's been interesting. लवली। अच्छा आयशा, अपने काम के हवाले से बताएं। हर आर्टिस्ट का एक डिफरेंट जॉनरा होता है, फिर उसकी इंस्पिरेशन बड़ी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ तरह का काम कर रहे होते हैं, डाइवर्सिटी होती है। आपका काम कैसा है? मेरा काम जो है that is very very much inspired and influenced, I think is the right word, influenced by domestic spaces. घर क्या है, घर का नोशन क्या है जो कि हमें काइंड ऑफ फीड किया जाता है बाय सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट कि इट्स अ वेरी परमानेंट स्पेस, इट्स अ सेफ सिक्योर, ये यहीं रहेगी, इट्स अ कंफर्टेबल स्पेस। एंड आई थिंक फॉर मी इट्स समथिंग, अ होम इज़ समथिंग जो हमेशा मूव करता रहता है। आप जब मूव करते हो, चाहे वो शिफ्टिंग हो, चाहे वो माइग्रेशन हो, वो आपके साथ चला जाता है और यू काइंड ऑफ पैक इट इन अ वे। तो मेरी जो इमेजरी है, इट कम्स फ्रॉम द इंस्पिरेशन जो आप पेपर को फोल्ड करते हो, और गैमी बचपन में मैं करती थी और उसे मैं काफ़ी सिमिलर देखती हूँ कि एक घर को आप किस तरह पैक कर लेते हो। तो दिस इज़ वेयर इट कम्स फ्रॉम। उसके अलावा आई थिंक डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट भी बहुत ज़्यादा मेरे काम में, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लोज़र लेंस से इस तरह की चीज़ें देखी हैं, eviction of somebody else, and then we have so many examples around the world. आप न्यूज़ सुनते रहते हो, स्पेशली नेचुरल डिज़ास्टर्स जब होते हैं, तब वो जो घर है वो एक परमानेंट जगह नहीं रहती, बिल्कुल, एंड यू डोंट नो कि वेयर इट्स गोइंग टू बी। तो वो चीज़ें भी मेरे काम में आ जाती हैं। Okay, that's interesting. अच्छा आयशा, tell us about the exhibitions you have done अभी तक internationally, national level के ऊपर आपकी मुख्तलिफ, जैसे मैंने म्यूज़ियम्स का जिक्र किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था और वहाँ पे जो आपके काम को somehow appreciation मिली वो कैसी थी? अच्छा, मैंने मेजरली पाकिस्तान में ही एग्जिबिट किया है इन म्यूज़ियम्स एंड गैलरीज़, और इंटरेस्टिंग होता है, हर गैलरी का एक अपना विजन होता है। दे ऑल are inclined towards a particular kind of work that they like to see in their spaces, and वो आपको भी as an artist देखना पड़ता है कि okay, my work is fit for certain kinds of galleries, not all spaces. वो भी interesting है। I think curating में you have more control because you are responsible for everything, for the artist lineup, for the concept, for how everything is being installed. आप किस तरह का एक एक्सपीरियंस एक क्रिएट कर रहे हो फॉर योर व्यूअर जो वॉक इन कर रहा है, एंड देन मार्केटिंग, पब्लिकेशन, आप क्या लिख रहे हो उस एग्जीबिशन के बारे में, पीपल आर गोइंग टू रीड अबाउट इट, दे वांट टू नो व्हाट द आर्टिस्ट इज क्रिएटिंग एंड दे वांट टू नो इट फ्रॉम द क्यूरेटर। एग्जैक्टली। तो वेरीड एक्सपीरियंस होता है गैलरीज के साथ, आई एम श्योर। अच्छा आयशा, अभी आपने कहा कि अब आप सिंस यू आर टीचिंग एज वेल, राइट, आप वर्कशॉप्स करा रही हो और आपका एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। विद टाइम आई हैव ऑब्जर्व, और आप एज आर्टिस्ट मुझे बेहतर तौर पे बता सकती हो कि अवेयरनेस टुवर्ड्स आर्ट एंड आर्टिस्ट बड़ी है, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई है, बट स्टिल हम थोड़ा सा करिकुलम की बात करें स्कूल लेवल के ऊपर, ये जो आर्ट है आपने कितना इम्प्रूव होता हुआ देखा है, इंटरेस्ट लेवल, और फिर इसके हवाले से अवेयरनेस हो, इसको करिकुलम का हिस्सा बनाना हो। पहले आर्टिस्ट जब कहता था, कोई सोचता था कि मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो वो एक बहुत it was a huge shock. Huge shock, yeah. अब it's very normal. Yeah. So yeah. I think fairly काफ़ी चीज़ें normalized हो गई हैं, आर्ट फॉर्म्स। I do feel it is because of social media too कि you have everything out there visually, तो चीज़ें normalize होती हैं for people just seeing and scrolling through it. लेकिन आर्ट करिकुलम से मुझे एक शिकायत है प्राइमरीली, एंड आई फील ये मेजर आपके बड़े स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है
कि जो बच्चा होगा 7th ग्रेड का चले कह देते हैं या इवन ओ लेवल्स का कह देते हैं, उसे पता होगा कि वैन गो कौन है, उसे पता होगा उसकी स्टारी नाइट्स इज़ द मोस्ट फेमस पेंटिंग, ही और शी वुड नो कि स्क्रीम कौन सी पेंटिंग है, एडवर्ड मुंक कौन है, तो उन्हें यूरोपियन वेस्टर्न आर्टिस्ट का पता होगा, बट दे हैव नो आइडिया हु आर लोकल आर्टिस्ट आर, नो आइडिया, एंड इवन आई हैड नो आइडिया एंड आई केम फ्रॉम वेरी गुड स्कूल बट आई हैड नो आइडिया। तो और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है क्योंकि वी हैव वेरी बिग नेम्स एंड दे आर डूइंग सो मच इंटरनेशनली टू, तो आई फील लाइक इट्स गुड कि ग्लोबल आर्ट सिनेरियो का पता होना चाहिए, टीचर्स शुड बी गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे पहले अपने लोकल आर्टिस्ट का बताएं, क्योंकि व्हेन आई हैव सीन विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट नो अबाउट द लोकल आर्टिस्ट, आई एग्री, एंड दे डोंट वांट टू गो टू गैलरीज, क्योंकि आपको पता ही नहीं है तो आपका आपका इंटरेस्ट क्या होगा, क्यों आपका दिल करेगा कि मैं गैलरी में जाऊं, और आपको पता ही नहीं है कि ओके पाकिस्तानी आर्टिस्ट आर एग्जिबिटिंग एंड द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, तो वो एक्सपोजर स्कूल लेवल पे नहीं है। आई थिंक दिस कैन बी हाईली इम्प्रूव्ड अपॉन। वैसे ठीक है, लाइक दे आई डू सी कि एक एवोल्यूशन हुई है करिकुलम्स में भी, एफर्ट टीचिंग मेथडोलॉजीज़ में भी हुई है, लेकिन ये चीज़ इट स्टिल नीड्स टू बी टैकल्ड विद। या यू सो राइट, आई सो एग्री विद दैट, बिकॉज हमारे पास अभी यंग लॉट में से इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट आते हैं और हम उनसे जब बात करते हैं दे एक्सेप्शनली गुड और वो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें, और जो बड़े नाम आप जिक्र कर रही हैं तो उन्होंने तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं पता। आयशा, अब मुझे ये बताएं कि बहुत सारे आर्टिस्ट अपने आर्ट पीसेज या अपनी आर्ट फॉर्म को भी डाइवर्सिफाई करते हैं। आपने इसका यू लाइक पेंटिंग और आपका काम जिस तरह से इंस्पिरेशन है, बट सोचा है आगे कुछ और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है? अच्छा, मैं प्राइमरली पेंट करती हूँ एंड समटाइम्स आई डू फोटोग्राफी एज वेल। मेरे लिए आई थिंक इट्स मोर लाइक दिस कि जो आइडिया है मेरे दिमाग में वो किस मीडियम में बेस्ट कैरी आउट हो सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, सो दैट इज़ हाउ आई सेलेक्ट द मीडियम। नॉट आई थिंक ठीक है, कभी कभार दिल भी करता है कि टू मूव अवे, तो आई एम लाइक लर्निंग मोर अबाउट स्कल्पचर बिकॉज आई हैव फॉरगॉटन अ लॉट, तो दिस इज समथिंग आई एम ट्राइंग टू लर्न, लेकिन आई थिंक पेंट हैज़ टू बी माई फेवरेट मीडियम। दैट्स अमेजिंग। अच्छा आयशा, इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू से, कोई भी मैसेज देना चाहें, कैमरा इज ऑल योर्स। अच्छा, आई थिंक yeah, there is something. I really feel people, artists especially, they should read more. अभी जैसे my work is about home spaces, domestic, और वो जिस तरह उसकी transition हो रही है, it is becoming more about the city as well, because city is also a home to many people in a larger aspect अगर देखा जाए। और मैंने recently एक किताब पढ़ी थी ज़ुबैर अहमद साहब की, Grieving for Pigeons, पंजाबी है but it's translated to English, और उसमें it's a semi autobiography। वो बताते हैं कि लाहौर के different eras and how it has changed over the time, socially, politically, spatially, और literature और art interlinked है, तो it really helped me understand a lot of things, it really helped me progress my ideas। तो मेरा I think बस यही एडवाइस होगी कि आर्टिस्ट रियली शुड ट्राई टू रीड मोर। अगर आपके पास एक्सेस है, प्रिविलेज है, तो प्लीज़ रीड इट मोर। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच आयशा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आयशा नईम हमारे साथ मौजूद थी, आर्टिस्ट हैं और अपने काम के हवाले से बता रही थी, और जो इंस्पिरेशन है इनकी वो सब हमारे साथ शेयर किया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।